नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आएंगे। एक बार 1 मिनट बस। ओके, यहाँ पे दिशा, गरिमा, इमरान, संदीप, अनुभव, अनूप, मंजू, खुशबू, समीक्षा, हेमलता, कपिल, पूजा, प्रशांत, मनोज, सौम्या तिवारी, भावना, दिनेश अहलावत, उसके बाद में अनीता, विकास, नितिन, हिमांशु, आंचल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको जो है आज पढ़ाने वाली हूँ मोहम्मद गौरी के बारे में सबसे पहले, और मोहम्मद गौरी के बाद में फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का मैंने आपको बताया था तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो उस तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में बेटा जी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तराइन का दूसरा युद्ध मैंने आपको बताया था जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूँ तो हमें क्या पढ़ना है, तो आप कहोगे मैम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी प्यारे बच्चे जी मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अगर आप लोग ठीक हैं तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जल्दी से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कल हमने पढ़ा था मैम तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन, जो हुआ था 1192 में, जो कि मोहम्मद गौरी और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनके बीच में हुआ था। तो प्यारे बच्चे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद गौरी के बारे में जब मैं आगे की तरफ आपसे बात करती हूँ तो आपको मैंने बताया था कि जो मोहम्मद गौरी है उसने क्या किया था। मोहम्मद गौरी ने पूरे 1 साल इस युद्ध की तैयारी की थी और पृथ्वीराज चौहान जी को इस युद्ध में हराया था। फिर प्यारे बच्चे आपको पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जो चंदर बरदाई हैं, जो कौन थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है इसका? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने एक बुक लिखी है और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार, इसके अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार कहा गया है कि इस युद्ध के बाद जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान जी को कैद कर लेता है, उनको कैद करके ले जाकर और उनका वध करवाता है, मतलब उनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कल क्लास नहीं होगी क्या मैम? बेटा कल नहीं होगी। अब आपकी क्लास जो होगी वो सीधा मैं मंडे लूंगी और मैंने आपको रीजन बताया था। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी बेटा, अब हम मंडे को सीधा मिलेंगे। तो जिन बच्चों का बैकलॉग हो गया है उनके पास भी टाइम है कि वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज एक चीज और डिस्कस करनी है मुझे आप लोगों से, अगर आप लोग रेडी हो जाओगे तो फिर मैं आप लोगों को वो चीज करवा दूंगी और आपके फायदे की चीज है। जो समझदार, अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी मना करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या कहा गया कि जो पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात कर देंगे तो इसमें कहा गया था कि इसके अनुसार युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर ले गया और उनका वध करवा दिया। ये किस में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में। और ये किसने लिखी है? तो आप कहोगे कि मैम चंद्र बरदाई ने। लेकिन इस पर क्वेश्चन उठते हैं,
ठीक है, इस बात को सच नहीं मानते। कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि उनको जो है पृथ्वीराज चौहान जी ले गए और उनका वध करवा दिया। अब देखो यहां पे एक व्यक्ति है मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु सिरसा में हुई, सिरसा में हुई। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है। सिरसा में हुई, बेटा वध की जगह आप लिख दो हत्या करवा दी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु कहां पर हुई? सिरसा में हुई। किसके अकॉर्डिंग? मिन्हाज उस सिराज के अकॉर्डिंग। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो एक है यहां पर हसन निजामी, इन्होंने क्या कहा है? हसन निजामी, इनकी बुक है ताजुल मासिर। इसके अनुसार गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को कैद करके अजमेर ले गया, कैद करके अजमेर ले गया, जहां पृथ्वीराज चौहान जी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इनके अकॉर्डिंग ये था। तो आप देख रहे हो यहां आपके जो हैं अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या माना जाता है कि ये तो भैया गलत बात मानते हैं कि उन्होंने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हत्या करवा दी। एक कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के जो है उसके अनुसार चंद्र बरदाई के अकॉर्डिंग, कुछ कहते हैं जैसे मिन्हाज उस सिराज की सिरसा में मृत्यु हुई थी, कुछ कहते हैं कि अजमेर में मृत्यु हुई थी। तो यहां पर बेटा जी आपका क्या है? आप कहोगे कि यहां पर मैम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डाउट है इतिहासकारों के बीच में। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अजमेर में गए, अजमेर में अधीनता स्वीकार करी, फिर मोहम्मद गौरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और फिर मोहम्मद गौरी ने उनको मरवा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। क्या डाउट है सुमित? कौन सा वाला डाउट कह रहे हो आप? एक बार बताओ मुझे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। अब देखिए आगे, यहां पर मैं आपसे बात करती हूं आगे की तरफ। कमेंट्स बेटा अभी नहीं लूंगी मैं, कमेंट्स लूंगी एंड में, क्योंकि क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कमेंट्स की वजह से। प्लीज आपको यह बात समझनी होगी। अब हमें जानना होगा थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। तो एक तरफ आप लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान, बीच में आप लिखेंगे अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर जी के बारे में, और एक आप लिखेंगे जयचंद। इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन था? पृथ्वीराज चौहान जी कहां के शासक थे? इनके पिता कौन थे? ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? जयचंद से इनकी दुश्मनी क्यों थी? ये सारी चीजें हम यहां पर
देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, तो 1178 से और 1192 तक इनका शासनकाल माना जाता है। इनके जो पिता थे उनका नाम है सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान, ये इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, और इनके पिताजी जो हैं वो अजमेर के शासक हैं, रूलर ऑफ अजमेर, रूलर ऑफ अजमेर। उसके बाद में बेटा जी, और यहां पे जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उन्होंने कहां कहां शासन किया? तो बेटा जी, इनका शासन था अजमेर और दिल्ली पर। अब बात सुनिएगा आगे। अब बात करेंगे अनंगपाल तोमर जी। तो अनंगपाल तोमर जी कौन थे? इनको माना जाता है कि ये दिल्ली के संस्थापक थे, दिल्ली के संस्थापक। दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का मतलब ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिल्ली, ओल्डेस्ट नेम ऑफ दिल्ली ढिल्लिकापुरी, ढिल्लिकापुरी ये था। और कहा जाता है कि अनंगपाल तोमर जी जो हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि इनकी 2 बेटी थी, जिनमें से एक की शादी सोमेश्वर सिंह चौहान जी से हुई थी, और एक बेटी से जो पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम पृथ्वीराज चौहान जी था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी था। और जो दूसरी बेटी हैं, ठीक है, दूसरी बेटी जो है उनकी शादी हुई थी कन्नौज के शासक विजयराज से। कन्नौज के शासक थे जिनका नाम है विजयराज, और इनसे जो शादी हुई थी तो इनका जो बेटे हैं वो है जयचंद, और जयचंद का वंश क्या है? गहड़वाल वंश है इनका। जैसे वो चौहान वंश है, इनका गहड़वाल वंश है। उनका शासन अजमेर पे, इनका शासन कन्नौज पे। तो अब यहां पे एक बेटी की शादी विजयराज से, जिनमें से जयचंद पैदा हुए, और एक बेटी की शादी जो है सोमेश्वर सिंह चौहान से। ठीक है, तो उनसे पुत्र पैदा हुए पृथ्वीराज चौहान जी। तो आप पूछोगे कि क्या अनंगपाल तोमर जी के कोई बेटा नहीं था, खाली बेटी ही थी? तो बेटा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके कोई बेटा नहीं था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनके बेटा था। तो अब इतिहासकार यहां क्वेश्चन करते हैं कि अगर बेटा था तो उन्होंने दिल्ली की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चौहान जी को क्यों दी थी, अपने बेटे को क्यों नहीं दी? तो यहां पे प्रश्न उठते हैं। तो आप कहोगे मैम हर जगह तो प्रश्न उठे हैं। बिल्कुल बेटा उठेंगे, क्योंकि ये इतिहास है, और इतिहास जो है वो आपका खोजों के आधार पर, एविडेंस के बेसिस पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पे दुश्मनी क्यों हुई? हम तो सुनते हैं कि मैम पृथ्वीराज चौहान जी और जयचंद के बीच में दुश्मनी थी। हां, दुश्मनी थी। देखिए दुश्मनी की शुरुआत कहां से होती है, दुश्मनी की शुरुआत कहां से होती है? तो बेटा जी दुश्मनी की शुरुआत यहां से होती है कि जो अनंगपाल तोमर जी, जो दिल्ली के संस्थापक भी हैं, ये पृथ्वीराज चौहान जी के और जयचंद दोनों के ही नाना थे इस हिसाब से। तो जब दोनों के नाना थे तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, मान लो हमारे भी नाना है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर मेरे भाई के लिए करेंगे तो मेरे लिए भी करेंगे, या मेरी दूसरी मौसी के लिए करेंगे तो मेरी मम्मी के लिए भी करेंगे। ऐसा हम सबके मन में होता है कि सब बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्चुअली बात लेने और देने की नहीं थी, यहां पे बात होती थी शासन और प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने की। तो जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनकी बहादुरी के किस्से बहुत दूर दूर तक थे, और अनंगपाल तोमर जी जो हैं
क्योंकि उनके बहादुरी के किस्से दूर दूर तक थे और वो काफी प्रसिद्ध राजा थे, शासन प्रशासन भी बहुत अच्छे से संभालते थे। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की जिम्मेदारी किसको दे दी? पृथ्वीराज चौहान जी को। तो पृथ्वीराज चौहान जी को दिल्ली किससे मिला? अपने नाना जी से। और पिताजी से क्या मिला? अजमेर। तो ये दोनों पे शासन किसका हो गया? दोनों पे पृथ्वीराज चौहान जी का। अब ये बात जयचंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपने उठाकर पूरा क्या कर दिया, आपने उठाकर पूरा का पूरा जो है दिल्ली पृथ्वीराज चौहान जी को दे दिया। तो जयचंद इस वजह से पृथ्वीराज चौहान जी से थोड़ी सी जेलेसी फील करने लगे थे, लेकिन यहां से दुश्मनी नहीं हुई थी। अब ये तो दुश्मनी का पहला कारण था। अब दूसरी बार सुनो। आपको मैंने बताया था कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। जी मैम, आपने बताया था कि प्रथम युद्ध हुआ था, और यह प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हुआ था। आप कहोगे बिल्कुल हुआ था। तो इस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान जी गए थे तो उनके साथ में कई राजाओं ने सहयोग किया था, बहुत सारे राजाओं ने उनका साथ दिया था और अपनी सेनाओं को भेजा था। उसमें से एक जयचंद भी था। जयचंद ने भी अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान जी की मदद के लिए भेजा था। भले ही जयचंद नहीं गया था, लेकिन उसने अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान के सपोर्ट के लिए भेजा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हराया तो उनके कहा जाता है कि उनके आसपास के जो राजा थे उनको अपने अधीन करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी ने उन पर भी आक्रमण किया था, जिसमें जयचंद भी शामिल था। तो जयचंद यहां पर कि एक तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और उसके बाद भी तुम मुझ पर आक्रमण कर रहे हो, तो यहां से दुश्मनी हो गई। और तीसरी घटना घटती है बेटा जी कि जो जयचंद की बेटी हैं इनका नाम है संयोगिता, और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान जी के किस्से सुन चुकी हैं और उनसे मन ही मन प्रेम करती हैं। अब संयोगिता की जब शादी की बात उठती है तो संयोगिता अपने पिताजी से कहती है कि शादी तो मैं पृथ्वीराज चौहान जी से ही करूंगी। अब पिताजी तो दुश्मनी मान के बैठे हैं, तो पिताजी मना कर देते हैं। तो संयोगिता कहती है कि नहीं, मैं उन्हीं से करूंगी। तो जयचंद कहते हैं कि नहीं, उनसे तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर रखूंगा और तुम अपना वर खुद चुनोगी। तो कहा जाता है कि संयोगिता के लिए स्वयंवर चुना गया था, स्वयंवर का आयोजन किया गया था, बड़े बड़े राजा आए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया गया था। और पृथ्वीराज चौहान जी की एक मूर्ति बनाकर जयचंद ने दरवाजे के बाहर, जहां से एंट्री हो रही थी दरबार के बाहर, वहां पर लगा दी थी। और जितने भी राजा आ रहे थे वो सब हंस रहे थे कि आज तो पृथ्वीराज जो हैं दरबारी बन के खड़े हुए हैं। और ये बात पृथ्वीराज चौहान जी को भी पता चल जाती है कि संयोगिता उनसे मन ही मन प्रेम करती हैं और वो उनसे शादी करना चाहती हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जैसे आपने मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं, हीरा लाल वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, सूर्यवंशम। तो अमिताभ बच्चन एंड में आते हैं बाइक पर और हीरोइन को उठा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पृथ्वीराज भी चौहान जी किस पे आएंगे? वो बाइक पे नहीं आएंगे, वो घोड़े पे आएंगे। और जब संयोगिता को बुलाया जाता है तो कहा जाता है कि वो उस मूर्ति को ही वरमाला पहनाने वाली थी, उस मूर्ति को ही वरमाला पहनाने वाली थी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि मूर्ति को जैसे ही वो पहनाने वाली थी तो पृथ्वीराज चौहान जी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो पृथ्वीराज चौहान जी के गले में ही माला पड़ जाती है और वो पृथ्वीराज चौहान जी संयोगिता को वहां से लेकर चले जाते हैं। तो ये एक दुश्मनी और हो गई थी। तो ये कितनी दुश्मनी हो गई? 3 दुश्मनियां यहां पे हो गई। अब कब तक आदमी जो है चिढ़ेगा नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी से किसकी शादी होती है? संयोगिता की। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जी तो चाचा थे। अब वो जो भी थे, शादी हो गई उनकी, उनको ले गए। ठीक है, सुपर मूवी कहां चल रही है? मैं तो कहानी सुना मैम ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा ही तुम्हें लगना चाहिए। बस तुम जब पढ़ो ना तो खुश होने चाहिए तुम।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे ये प्रेम कहानी हुई थी और ये इन दोनों में दुश्मनी की वजह थी। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि जो जयचंद थे वो ये मानकर बैठे थे कि गौरी की दुश्मनी केवल पृथ्वीराज चौहान से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गौरी का उद्देश्य क्या था? पूर्व राज्य में विस्तार करना। और गौरी को यह पता चल गया था कि जो कन्नौज राज्य है उसका पूरब में बहुत ज्यादा विस्तार है, तो बेटा जी अब यहां पर जयचंद को भी वो नहीं छोड़ेगा और जयचंद के साथ में अब यहां पर युद्ध होगा। तो आप लिखेंगे क्या था? अब आप कहोगे कि मैम अब कन्नौज के लिए युद्ध होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कन्नौज के लिए युद्ध होगा, तो आप हेडिंग क्या दोगे? कन्नौज। कन्नौज पर किस वंश का शासन है? गहड़वाल वंश का शासन है। और ये कन्नौज के बारे में आपको बता दूं कि जो कन्नौज था इसका उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विस्तार था, सबसे ज्यादा विस्तार। ठीक है, और यहां का शासक कौन है इस समय? तो आपको मैं बता ही चुकी हूं कि यहां का शासक यानी कि रूलर ऑफ कन्नौज, शासक है बेटा जी यहां पर जयचंद। तो अब जयचंद के साथ में क्या होगा? अब जयचंद के और मोहम्मद गौरी के बीच में होगा 1194 चंदावर का युद्ध होगा, चंदावर का युद्ध। और ये जो युद्ध होगा बच्चे किस किस के बीच में? तो आप लिखेंगे गौरी वर्सेस जयचंद, गौरी वर्सेस जयचंद, इन दोनों के बीच होगा, जिसमें जयचंद की हार होगी। जिसमें क्या होगी बेटा? तो आप कहोगे कि मैम जिसमें जयचंद की हार होगी। यानी 1194, ध्यान रखना, चंदावर का युद्ध हुआ है। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान जी मर चुके हैं तो 1194 का युद्ध क्यों हुआ? बेटा ये पृथ्वीराज चौहान जी के साथ नहीं, ये जयचंद के साथ हुआ है। और इस युद्ध में आपको एक जगह दिख रही होगी यहां पर चंदावर, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि जो चंदावर है ये कहां पर है, किस जगह पर है, किस नदी के किनारे है? तो बेटा जी चंदावर आपका पड़ता है इटावा यूपी में। और कौन सी नदी के या कौन सी रिवर के पास में? तो यमुना नदी या यमुना रिवर के पास में ये आपका पड़ता है। क्या ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया? ठीक है, यहां तक सारी चीजें अगर समझ में आई हो तो बेटा एक बार अपनी स्माइल दें। तो अब यहां पे इसने कन्नौज को भी जीत लिया है। ठीक है, ये कहां पर थी ध्यान रखेगा। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ एक बड़े ही जो है एक व्यक्ति आए थे जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जिनकी अजमेर में दरगाह भी है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपको यह समझना होगा कि 1192 क्या हुआ था? तराइन का युद्ध। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और अजमेर में बस गए। अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर में ही इनकी क्या है? दरगाह है। दरगाह समझते हो? आपने देखा होगा दरगाह, अगर किसी की देखी होगी तो अजमेर में ही क्या है प्यारे बच्चे? इनकी दरगाह है। और इस दरगाह का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसे हम कहते हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ, जहां पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है मैम, जिनके बारे में आप इतने अच्छे से हमें बता रही हो? तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके भारत में सूफीवाद के जनक हैं, भारत में सूफीवाद के जनक, यानी फादर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, फादर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया।
सूफीवाद के जनक हैं, सूफिज्म इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैम ये सूफी बात क्या है, सूफी विचारधारा क्या है, तो आपको यहां पे पता होगा कि अभी जो यहां माहौल चल रहा है वो क्या चल रहा है, माहौल ये चल रहा है कि मैम मुस्लिम्स के अंदर शिया और सुन्नी इन दोनों के बीच में एक खाई है, दोनों में दुश्मनी है, और मैम मुस्लिम और हिंदू इन दोनों में दुश्मनी है। तो इनके बीच की जो खाई है इसको खत्म करने के लिए एक विचारधारा जन्म लेती है सूफीवाद की, जिसमें किसकी बात की गई है, एक पवित्र विचारधारा की। सूफीवाद कैसी विचारधारा है, तो मैम एक पवित्र विचारधारा है जो लोगों के मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए भारत में शुरू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कौन था यहां पे, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम आगे भी आएगा इसलिए ध्यान रखना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, किसके साथ आए थे, और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनके बेटा जी गुरु पूछ लिए जाते हैं, तो इनके गुरु का नाम था हारूनी, टीचर ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु का नाम क्या था, हारूनी, इनके गुरु का नाम था। दरगाह कहां पर है, अजमेर शरीफ में। किस विचारधारा से संबंधित है, सूफीवाद। अब आपने सुना होगा कि 1203 में कालिंजर अभियान हुआ था, ठीक है, 1203 कालिंजर अभियान। और जब कालिंजर अभियान किया गया है तो यहां पे राजा कौन है, तो आप कहोगे कि यहां के शासक हैं परमादि देव या परमाल, या परमाल, और इन्हीं के अधीन आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भी किसके, इन्हीं के अधीन आता है। और यहां बुंदेलखंड में एक जगह है जिसका नाम है महोबा, और यहां पे इनके बड़े ही फेमस, यहां पे सेनापति बड़े ही प्रसिद्ध से मतलब कह सकते हो कि दो इनके कमांडर्स थे, दो सेनापति थे जिनका नाम आपने इतिहास में सुना होगा। क्या क्या नाम है, कोई बता सकता है मुझे, जिनमें से एक को कहा जाता है कि वो अमर हो गए, वो आज तक कभी मरे ही नहीं है, ठीक है। तो बुंदेलखंड या महोबा की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपके दो जो बहुत वीर सैनिक थे, आला और उदल की बात होती है। आला और उदल कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को भी कई बार हराया था, और एक बार नहीं कई बार पृथ्वीराज चौहान जी को इन्होंने छोड़ा था अपने गुरु के कहने पर। तो यहां पर भी अभियान हुआ है आपका 1203 में कालिंजर पर। और प्यारे बच्चे क्योंकि गुरु की बात हुई है तो इन दोनों के जो गुरु थे प्यारे बच्चे, उनका नाम आपको पता है, गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। कहा जाता है कि इनके कहने पर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को जिंदा छोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान जी से भी इनका कई बार जो है युद्ध हुआ था। तो इनके गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ जी। और प्यारे बच्चों आपको ये भी बता दूं कि इसमें यहां पे कहा जाता है कि जो ये बात कही मैंने कि पृथ्वीराज चौहान जी को इन्होंने हराया था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी ने इन्हें हराया था। अब ये जो 1203 में कालिंजर का अभियान हुआ है, इस अभियान में कहा जाता है कि जो उदर हैं, आला और उदल कर दिया मैंने, आला और उदर, ये उदर इसमें से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त यानी कि आप कह सकते हो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो आला हैं इनको कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अमर हो गए, मतलब इनकी मृत्यु ही नहीं हुई। और कहा जाता है कि आला अभी तक जिंदा हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि आला को जो अमर कहा गया है वो किस बुक में कहा गया है, तो बुक का नाम लिखिएगा आला खंड। और ये जो आला खंड है इसको लिखने वाले हैं जागनिक। और इसी बुक में बेटा कहा गया है कि जो
आला हैं वो आपके अमर हो चुके हैं, मतलब इनकी मृत्यु नहीं हुई है और ये आज भी यहां पर जाने जाते हैं। ठीक है, आज भी कहा जाता है कि आज भी ये जिंदा हैं, आज भी जो आला हैं और इनको बहुत माना जाता है महोबा के अंदर। आप जाएंगे तो लोग किसी भगवान से कम नहीं मानते इनको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो अब आप लिखेंगे गौरी का अंतिम अभियान। गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध हुआ था, खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ये अभियान किया मोहम्मद गौरी ने तो इस अभियान में कहा जाता है कि गौरी का साथ इल्तुतमिश ने भी दिया था। इल्तुतमिश जिसके बारे में मैं आपको दिल्ली सल्तनत में बताऊंगी। इल्तुतमिश जो कि इस गौरी का जो गुलाम है ऐबक, उसका गुलाम है। तो जब इल्तुतमिश ने इसमें इसका साथ दिया था, खोखर जनजाति के विरुद्ध जब ये युद्ध इसने किया था तो इसमें इल्तुतमिश का साथ इसने दिया था बेटा। ठीक है, और इसमें इल्तुतमिश का जब साथ दिया था तो आपको ये बता दूं कि यहां पर ये जो अभियान हुआ है ये खोखरों के विरुद्ध जब गौरी ने किया है तो यहां पर इल्तुतमिश ने जब साथ दिया तो गौरी इतना प्रसन्न हो गया उससे कि उसने ऐबक से ये वादा लिया कि भाई देखो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा लड़ाका है, बहुत काबिल व्यक्ति है, तुम इसके साथ हमेशा एक अच्छा व्यवहार रखना और इसे अपनी गुलामी से मुक्त कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ये बात क्या सच है? जी हां सच है। ऐबक ने गौरी की बात को माना और इसको गुलामी से आजाद कर दिया था। इमरान खान जी मैंने आज बात की है कि मैं आपकी क्लास को 12 बजे शिफ्ट कर दूं। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि मंडे से 12 बजे ही आपकी क्लास शेड्यूल हो। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई, तो जब इल्तुतमिश पढ़ाऊंगी तो ये बात मैं आपको फिर से बताऊंगी। अब बात करते हैं कि इसकी डेथ कहां पर हुई, गौरी की मृत्यु होगी। अब तो बेटा जी इसकी मृत्यु हो गई 1206 में, गौरी की मृत्यु, गौरी की मृत्यु। और ये कहां पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी? तो मैं आपको बता दूं दमयक सिंध में हुई थी, जब ये नमाज पढ़ने गया था। दमयक सिंध में नमाज पढ़ते समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि खोखर जनजाति के लोगों में से इसको किसी ने मार दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी गौरी का काम खत्म हो गया, गौरी की टाटा बाय बाय हो गई, गौरी चले गए ऊपर। अब जो गौरी हैं, गौरी के बेटा आप देखोगे कि यहां पर जो गौरी के गुलाम हैं, गौरी अपने गुलामों को बहुत प्यार करता था। गौरी के गुलाम, और कहता था कि मेरे जो गुलाम हैं वो केवल गुलाम नहीं है बल्कि मेरे बेटे हैं। तो गुलाम ऑफ गौरी में आपके कौन कौन से, अब जैसे इसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि भाई इसके कोई भी बेटा नहीं था, लेकिन कुछ, अब आप कहोगे कि आपने बताया कि नायिका देवी ने तलवार चलाई थी इसलिए इसके कोई बच्चा नहीं होगा, इसके कोई बच्चा नहीं था। लेकिन आपको आगे मैं बताऊंगी अभी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दामाद था। आप कहोगे बच्चा तो हुआ ही नहीं, वो तो नपुंसक। तो बेटा नपुंसक होने से पहले बच्चा हो गया होगा। उसका नाम भी यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद गौरी जो है, जब नायिका देवी से उसकी लड़ाई होती है तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं। अब ये सत्य है या नहीं इसका प्रमाण मेरे पास भी नहीं है। तो आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करें यहां पर तो ये कहा जाता है, माना गया है कि ऐबक गौरी का दामाद भी था, और जब दामाद था तो जाहिर सी बात है कि गौरी की बेटी जरूर रही होगी। और गौरी जो है वो अपने गुलामों को अपने बेटों से कम नहीं मानता था। और जब गौरी की मृत्यु हुई तो गौरी की जितनी संपत्ति थी वो सब उसके गुलामों में बांट दी गई थी। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग यहां पर क्या करेंगे, अपना अपना शासन संभालेंगे। सॉरी भाई पवन जी, गलती से निकल गया होगा, खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, जनजाति मैंने गलती से बोल दिया होगा, आई एम रियली सॉरी।
अब आगे सुनिए यहां पर। अब गौरी के जो गुलाम है उनमें एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का बड़ा खास था। गौरी बहुत विश्वास करता था उस पर, और जाहिर सी बात है कि अपनी बेटी की शादी की थी तो विश्वास तो करता ही होगा। ठीक है, तो गौरी ने इनको अपने बेटों से कम नहीं माना। तो आप देखोगे कि जो ऐबक है ये बड़ा चालाक व्यक्ति है, और ऐबक क्या करेगा, सबसे रिश्तेदारी जोड़ लेगा। जिससे उसको लगेगा कि ये मेरे से दुश्मनी कर सकते हैं, उन सबसे क्या कर लेगा, ये उन सबसे दोस्ती करेगा। तो अब देखो, पहले तो जायदाद का बंटवारा करते हैं। गौरी के गुलाम, जिसमें पहला आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बेटा मिला था दिल्ली और अजमेर वाला पार्ट। दिल्ली और अजमेर, ये किसको मिला था, आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। यल्दौज, ये बन जाता है ऐबक का ससुर। आप कहोगे अभी तो आपने कहा ऐबक गौरी का दामाद था, तो बेटा ये दो दो शादियां कर लेते थे, इनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो यल्दौज जो है इसने यल्दौज को ससुर क्यों बनाया, क्योंकि अभी मैं बताती हूं, पहले लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का ससुर। और बेटा इसको क्या मिला, इसको मिला था गजनी का क्षेत्र, और ये बड़ा शानदार गुलाम था और बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति था यल्दौज। नेक्स्ट लिखिएगा कुबाचा, ये कौन था, ऐबक का जीजा, ऐबक का जीजा था बेटा। और ऐबक के जीजा को जो क्षेत्र मिला था वो मिला था सिंध क्षेत्र। और एक था बेटा जी बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और इस बख्तियार खिलजी की हम बात करें तो थोड़ा सनकी था, इसे मिला था बंगाल और बेटा जी बिहार। अब मेरी बात को सुनते रहना। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इनको नष्ट कर दिया। इन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब देखो यहां पे ध्यान से पहले सुनो, मैं आपको समझाती हूं कि देखो ऐबक ने कैसे कैसे काम लिया। ऐबक ने यहां पर क्या क्या किया और क्यों यहां पे इसको ससुर इसको जीजा बनाया, क्योंकि ऐबक जानता था कि ये सब मेरे यहां पर दुश्मन बन सकते हैं, तो मुझे इनसे दोस्ती करनी होगी, मुझे इन्हें अपने फेवर में लेना होगा। तो आप यहां पे देखोगे बेटा जी कि अगर मैं आपसे बात करती हूं ऐबक के बारे में, तो ऐबक ने, क्योंकि उसे पता था कि यल्दौज उसका दुश्मन हो सकता है, तो ऐबक ने क्या कर लिया, ऐबक ने इसको अपना ससुर बना लिया, मतलब इसकी भी बेटी से शादी कर ली। तो एक दुश्मन को ससुर बनाकर खत्म किया, एक दुश्मन से अपनी बहन की शादी कर की और उसे अपना जीजा बना लिया, तो इसको भी, इससे भी दुश्मनी खत्म कर ली। अब बचा यहां पे बख्तियार खिलजी, जो कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता था या इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता था। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों बाद ही बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब ये बख्तियार खिलजी को आपने सनकी क्यों कहा मैम, पागल क्यों कहा आपने, क्योंकि बेटा ये जो था, इसने पता है एक नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था, कहा जाता है कि इसकी तबीयत खराब हो गई थी, और जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हो नहीं पा रहा था। और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक किताब थी जिसको देखकर, जिसको पढ़कर इसका ट्रीटमेंट किया गया था। तो इसने केवल इसलिए जला दिया कि भाई ये किताब तो इस्लाम धर्म में होनी चाहिए, ये यहां पर क्यों रखी हुई है, ये सब बातें तो इस्लाम में लिखी होनी चाहिए, जब वहां नहीं लिखी हुई तो कहीं और कैसे लिखी हो सकती हैं। तो इसने केवल इस वजह से
उस पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया और जितने विश्वविद्यालय थे सबको इसने नष्ट कर दिया। तो ये है कि नहीं है सन की? अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, तुम जी सकते हो, लेकिन इसने सबको नष्ट कर दिया। हाँ, दवाई नहीं खाता था तो बुक पे लगा दी, तो ये डेली ऐसे, जैसे हम ऐसे करते हैं ना पेज पर समय ऐसे, तो ये ऐसे करता था, वो मेडिसिन इसके अंदर जाती रही और ये ठीक हो गया। इसको ये बात पता चली, उसके बाद इसने इसको नष्ट किया। तो भाई अब यहां पे कौन, यहां पे ऐबक। अब देखो गौरी यहां पे साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया भारत में, महमूद गजनबी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन गौरी का गुलाम ऐबक यहां पे एक साम्राज्य को स्थापित करेगा, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो मैम दिल्ली सल्तनत। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अगला चैप्टर नया चैप्टर है। जी हां, अगला चैप्टर आपका शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत आपकी 1206 से शुरू होगी और 1526 तक आपको इसको पढ़ना है। और इसके बाद हम इसी बीच में दिल्ली सल्तनत में ही हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर हम मुगल वंश पढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चों? अब ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको यह भी जानना होगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं, कौन कौन से वंश हुए हैं, किसका शासन कितने समय तक रहा है। तो जी के तुम भी सीख लो, आपकी अपनी भी ट्रिक हो सकती है। पहला वंश बेटा जी इसमें गुलाम वंश होगा, जो 1206 से लेकर और 1290 तक रहेगा। दूसरा इसमें बेटा खिलजी वंश रहेगा, खिलजी डायनेस्टी, जिसका ड्यूरेशन 1290 से 1320 होगा। तीसरी डायनेस्टी आपकी तुगलक डायनेस्टी रहेगी, जो आपका 1320 से और 1414 तक रहेगा। फिर आपका सैयद वंश, जो कि आपका 1414 से 1451 तक रहेगा। और लास्ट रहेगा बेटा जी लोदी वंश, 1451 से 1526 तक। ये आपके यहां पर रहने वाले हैं। अब इन्होंने कितने कितने समय तक शासन किया, ये वाली चीज मैं यहां लिखती हूं और उस तरफ लिखूंगी कि किसने लंबे समय तक और किसने छोटे समय तक। तो बेटा जी गुलाम वंश रहा है 84 ईयर्स तक, 84 वर्ष। खिलजी वंश आपका रहा है 30 वर्ष तक, ठीक है, और 30 वर्ष तक था। तो बेटा हम कह सकते हैं कि सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो आप कहोगे खिलजी वंश। तुगलक का सबसे लंबा 94 ईयर्स, फिर सैयद का 37 ईयर्स और लोदी का प्यारे बच्चे 75 ईयर्स, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल फिर किसका रहा मैम? तुगलक डायनेस्टी का सबसे लंबा कार्यकाल। तो ये आपके 5 वंश हैं जिनके बारे में आप इस दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ने वाले हो, जिसमें सबसे पहले हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? सबसे पहले मैम हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। और इसी गुलाम वंश का संस्थापक कौन है मैम? कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी, जिसके बेटा जी अन्य नाम
लिखिएगा, यहां पर एक है आपका दास वंश, इसी को कहते हैं मामलूक वंश, और इसी को कहते हैं इलवरी वंश। बेटा जी इस वंश में आपको तीन बड़े इंपॉर्टेंट शासक दिखेंगे। एक यहां पे दिखेगा ऐबक, जिसका नाम मैं लिखने वाली हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक दिखेगा इल्तुतमिश, और एक जो बड़ा क्रूर शासक होगा बलवन। जब ऐबक शासन करेगा तो इसको कई बार कहते हैं कुतुबी वंश। जब इल्तुतमिश शासन करेगा तो इसको कह देते हैं इलबरी वंश, और जब बलबन शासन करेगा तो इसको कहते हैं बलबनी वंश। तो यह भी आप ध्यान रखना कि किसके समय पर गुलाम वंश के और क्या क्या नाम रखे गए थे। तो यह आपको याद रखने वाली चीजें हैं। यह आपके तीन यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट, और एक और है इसमें रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इल्तुतमिश है, इसके वंश को इलबरी, और बेटा कई बार, एक मिनट सॉरी, इसके वंश को, इल्तुतमिश के वंश को इलबरी वंश तो कहते ही हैं, कई बार शमसी वंश भी कह देते हैं। यह भी यहीं लिख देती हूं। अब आइए गुलाम वंश। ये तो हो गए इसके अन्य नाम, गुलाम वंश को क्या क्या कहते हैं। इस वंश में 11 शासक हुए हैं। 11 शासक, 11 रूलर्स इन गुलाम डायनेस्टी। इन गुलाम डायनेस्टी इसमें 11 शासक हुए हैं। संस्थापक, फाउंडर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210, केवल 4 साल के लगभग इसने यहां पर शासन किया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी बेटा इसी को तो बोलेंगे, गुलाम को या दास, जिसे आप बोल रहे हो दास, स्लेव डायनेस्टी लिख सकते हो आप इंग्लिश में भी। एक मिनट यहां लिख देती हूं थोड़ा सा एरो छोटा करके, स्लेव डायनेस्टी बिल्कुल बोलते हैं बेटा, बात एकदम सही है आपकी। स्लेव डायनेस्टी इसी को बोलते हैं, इसी को मामलूक वंश बोलते हैं, इसी को इलवरी वंश या शमशी वंश, जब इल्तुतमिश का समय होता है। ये सब इसी के नाम है। फाउंडर कौन है इसमें, तो मैम हम कहेंगे कि फाउंडर है यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का समय 1206 से 1210। प्यारे बच्चे अब यहां पे बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन की राजधानी। तो जो इसकी मुख्य राजधानी थी, मुख्य यानी कि मेन कैपिटल, वो कहां पर थी, आप कहेंगे लाहौर। और एक थी इसकी सैन्य राजधानी यानी मिलिट्री कैपिटल, मिलिट्री कैपिटल जो थी बेटा जी दिल्ली। और दिल्ली में कहां पर थी, आप कहोगे इंद्रप्रस्थ। याद रखने वाली जो चीज है वो इंद्रप्रस्थ है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ बेटा आपका दिल्ली में ही पड़ता है। तो दिल्ली में मेन कैपिटल नहीं थी, इसका सेंटर कहां था, लाहौर में, लेकिन दिल्ली में इसने अपनी मिलिट्री कैपिटल बनाई थी। अब जब इल्तुतमिश आएगा तो वो दिल्ली को बनाएगा, उसको रियल फाउंडर लिखेंगे। बच्चा कह रहा है आपने 90 लिखा है ऊपर, तो बेटा ऊपर तो लिखूंगी ही, क्योंकि वो पूरे गुलाम डायनेस्टी का टेन्योर है। अब इस गुलाम डायनेस्टी में केवल ऐबक थोड़ी आएगा, 11 शासक आएंगे बेटा। जैसे आप हो, आपके पहले आपके पिताजी थे, उनसे पहले उनके दादाजी थे, मतलब आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, फिर उनके पिताजी रहे होंगे, उनके पिताजी,
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके दादाजी कितने समय से कितने समय तक रहे, तो केवल दादाजी का बताओगे? या आपसे कोई पूछेगा पापा जी का जन्म कब हुआ है और पापा जी कब तक रहे किसी के, तो आप अपने पिताजी का समय बता दोगे। अब ये थोड़ी कि आप दादाजी और पिताजी का समय एक साथ बताओगे, तब तो फिर बोला जाएगा कि आपके दादाजी और पिताजी जो आपके ही वंश के थे उनका शासनकाल कितना रहा कुल, तब आप बताओगे फुल टेन्योर। लेकिन यहां पे हम फुल टेन्योर के बाद में कि कौन सा शासक कितने समय तक रहा ये बताया ना नीचे तो मैंने। जी हाँ, यूपी की हिस्ट्री यहां से। बेटा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप टेलीग्राम पे भी पूछते रहते हो, जो डेली आप क्लास में बताऊंगी वो क्वेश्चन कौन से हैं। पेशेंस रखो, क्लास के एंड में बात करूंगी आज मैं आपसे, बीच में नहीं। और बीच में तो मैं अब बात करूंगी ही नहीं कमेंट्स के ऊपर। और वो क्वेश्चन कॉमन कौन से हैं जिनका आंसर मैं दे दे के थक चुकी हूं वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप कहोगे यहां पर कि मैम अगर हम बात करते हैं तो सैन्य राजधानी क्या है इसकी? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ में आपका जो है वो कहां पर पड़ता है? देखो मैंने केंद्र लिख दिया, दिल्ली की जगह, दिल्ली में है। इंद्रप्रस्थ कहां पड़ता है? दिल्ली में। लेकिन यहां इसकी मिलिट्री कैपिटल थी, मेन कैपिटल नहीं थी। तो आपको ये मैंने बताया था कि ये कौन था? गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम, गौरी स्लेव्स, गौरी स्लेव्स, गौरी का गुलाम था। प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं कि जो गौरी था, गौरी ने इसे किससे खरीदा था? तो गौरी ने खरीदा इसे मिर्जा अजीज कोका के पुत्रों से, मिर्जा अजीज कोका के पुत्रों से। जैसे आज के समय पे कपड़ों के बाजार लगते हैं, सब्जियों के, ऐसे पहले गुलामों के बाजार लगते थे। मैं आपको बता चुकी हूं, मैं आपको बेटा ये बहुत अच्छे से बता चुकी हूं। और इसको खरीदने वाला कौन था? तो आप कहोगे कि गौरी, लेकिन किससे? तो मिर्जा अजीज कोका के पुत्रों से। क्योंकि जब तक मिर्जा अजीज कोका जिंदा था ये इसको कभी नहीं बेचता, लेकिन गौरी के पुत्रों लेकिन मिर्जा अजीज कोका के पुत्रों ने इसे बेच दिया। किसको बेचा था? गौरी को। तो गौरी की गुलामी में ये कहां से आया? मिर्जा अजीज कोका के पास से आया था। तो लिख लेना आप, इट वॉज बॉट फ्रॉम सन ऑफ मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका के पुत्रों से खरीदा था। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, गौरी ने इसे उपाधि दी थी, उपाधि यानी कि टाइटल। एक तो टाइटल था इसका मलिक, मलिक को मलिक ही बोलेंगे। और एक टाइटल था बेटा जी सिपह, सिपह सलार। क्या था? सिपह सलार। तो सिपह सलार ये इसका टाइटल था। किसने दिए थे दोनों टाइटल? तो आप कहोगे गौरी ने। और बेटा एक और चीज बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। इसने हमेशा कहा कि मैं तो गौरी का गुलाम हूं और गौरी ने मुझे जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनके रास्ते पर चलकर मैं शासन कर रहा हूं। मुझे कोई सुल्तान की उपाधि नहीं चाहिए, मैं शासक थोड़ी हूं, मैं तो गुलाम हूं। तो आप देखोगे कि इसने ना तो कोई भी कॉइन चलाया, मतलब कोई सिक्का नहीं चलवाया, ना ही इसने कोई खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है मैम? प्रशंसा पत्र, जिसमें एक राजा अपनी उपलब्धियों को गिनवाता है। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने हमेशा अपने आप को गौरी का गुलाम कहा।
गौरी का गुलाम तो था ही, उसके साथ ओहो, इसके अलावा बेटा ये गौरी का दामाद था, गौरी का दामाद। दोनों रिलेशन थे इसके। और जब गौरी ने इसको खरीदा तो इसकी उपाधियां गौरी ने क्या दी हैं, मलिक और सिपर सलार। अब देखो, गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, जिसको कहते हैं घोड़े अस्तबल का प्रमुख, घोड़े अस्तबल का प्रमुख, यानी घोड़ों की जिम्मेदारी दी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में इसका पद क्या है, तो इसका स्टार्टिंग में पद है अमीर ए आखूर, यानी घोड़े अस्तबल का प्रमुख। में अस्तबल क्या होता है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में घोड़े रखे जाते थे और घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, वो बीमार तो नहीं पड़ रहे इस चीज का ध्यान रखा जाता था, और इस सब की देखभाल के लिए ये रहता था आपका हेड। तो हेड किसको बनाया गया, तो मैं मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो यहां पर हेड मतलब इसको जो पोस्ट दिया वो घोड़े अस्तबल के प्रमुख, जिसे आपके मुगल दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था अमीर ए आखूर। और बेटा जब ये धीरे धीरे गौरी का विश्वास पात्र हो गया तो गौरी ने इसका प्रमोशन भी किया है। तो स्टार्टिंग में से क्या मिला, घोड़े अस्तबल के प्रमुख का पद यहां पर मिल गया। और बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखोगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक को क्या कहते थे, ऐबक जो है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अदर नेम पूछे जाते हैं, यानी कि अन्य नाम। और वो क्या क्या थे, तो लिखिएगा यहां पर। एक तो इसको कहते थे पील बख्श, पील बख्श कहा जाता था इसको बेटा जी। क्यों कहते थे पील बख्श, इंग्लिश में क्या कहेंगे मैम, पील बख्श, इंग्लिश में भी पील बख्श। क्यों कहते थे पील बख्श, क्योंकि ये हाथियों का दान करता था, हाथियों का दान करता था, इसलिए कहते थे। मतलब चैरिटी ऑफ एलिफेंट इसने बहुत बड़ी संख्या में की थी, इसलिए इसे पील बख्श कहते थे। बहुत सारे लोगों ने बेटा इसको बोला लाख बख्श, इंग्लिश में भी लाख बख्श ही बोलेंगे, यानी लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला, इसलिए इसको बेटा जी हातिम सेकंड बोला जाता है। हातिम जो कि अरब में एक राजा हुआ करता था और ये बड़ा ही उदार राजा था, बड़ा ही उदार राजा था। और बेटा जी इसी कहा जाता है कि ऐबक भी जो है उदार था, इसीलिए इसे उसकी तरह हातिम सेकंड कह दिया गया। एक बेटा इसे कहा जाता है कुरान खां, और वो इसको क्यों कहते थे, क्योंकि कुरान को बड़े सुरीले शब्दों में ये गाता था। अच्छा मैम आप एक चीज भूल गए, गौरी ने कंदरा युद्ध के देवी लक्ष्मी के, अच्छा ठीक है मैं लिखवा दूंगी भी एंड में, अभी बीच में नहीं बोलती हूं, नहीं तो फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। थैंक यू सुमित कि आपने मुझे ये बता दिया, मैंने शायद ये सच कह रहे हो आप, ये मैं भूल गई कि गौरी ने जो है देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो कुरान खां प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ऐबक ने कभी
अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। ना ही खुतवा खुतवा मतलब प्रशंसा पत्र पढ़वाया। ना ही प्रशंसा पत्र पढ़वाया। ये कुछ नहीं इसने कहा, कुछ नहीं करवाया। प्रशंसा पत्र या खुतबा किसको कहते हैं मैम इंग्लिश में? एप्रिसिएशन लेटर। एप्रिसिएशन लेटर को। तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको शॉर्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे सुल्तान नहीं कहा, नेम कॉइन्स नहीं चलवाए, एप्रिसिएशन लेटर नहीं पढ़वाया, इनमें से कुछ नहीं करवाया। इनमें से कुछ भी नहीं करवाया बेटा। ठीक है, अब यहां 2 लाइन और लिखूंगी, उसके बाद आपका निर्माण कार्य अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। लिखिएगा, ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण हुई। कमेंट अभी लूंगी बेटा, अभी लूंगी बच्चा, बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी लूंगी कमेंट, जरूर लूंगी बेटा, नाराज ना हुआ करो। आप नाराज हो जाते हो तो फिर बस मैं बता नहीं सकती, बस थोड़ा सा रुको, बस 2 लाइन लिखवानी है, एक लाइन जिसमें से मैं लिख चुकी हूं। ठीक है, अब देखिएगा, ऐबक के गुरु, टीचर ऑफ ऐबक, टीचर ऑफ ऐबक बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ठीक है, और बेटा आपको ये बता दूं, बख्तियार काकी, अब ये जो बख्तियार काकी है ये तो ऐबक के गुरु हैं। अब बख्तियार काकी के टीचर कौन थे, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो किसके साथ आए थे? गौरी के साथ। तो बख्तियार काकी का संबंध फिर किससे हो गया? सूफीबाद से। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो प्यारे बच्चे, आपको एक काम करना है कि जहां मैंने गौरी लिखा था ना, गौरी लिखने ना कि मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी के आकृति वाले सिक्के चलवाए। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऐबक के निर्माण कार्य। तो ये आपका यहां तक था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ 2-3 बातें करूंगी और आपकी भी बातें सुनूंगी। ठीक है, मैथ की क्लास है, ठीक है, मेरी तरफ से क्लास ऑफ हो चुकी है।
अब यहां से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाहती हूं बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि इस बार आपकी फ्राइडे क्लास ऑफ रहेगी, सैटरडे भी मैं लेती थी वो भी ऑफ रहेगी, और संडे तो ऑफ रहता ही है। तो मैं ये सोच रही हूं कि इन 3 दिनों का कितना हो गया, 3 घंटा, और आपकी जिंदगी के 2 घंटे और चाहिए, और वो मुझे चाहिए नेक्स्ट संडे को। क्या आप दे सकते हो? बच्चे कहेंगे नहीं दे सकते मैम। दे सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको संडे टू संडे क्या खत्म कराऊंगी, गांधी युग खत्म कराऊंगी, पूरा गांधी युग। और आपको इतना मजा आएगा कि ये 4 से 5 घंटे आपको पता ही नहीं चलेंगे, मैं आपसे वादा करती हूं। यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या आप यहां पर मुझे ये दे सकते हैं? यस मैम, दे देंगे आपको। अरे वाह, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया मेरा। तो ये मैं स्पेशल क्लास लगाऊंगी गांधी युग की, जिसमें क्या होगा कि जैसे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, समझ लो आधा खत्म एक क्लास में, और आपको इतना मजा आएगा कि बोर नहीं होने दूंगी। आपको लगेगा और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं। ये वाली चीज होंगी आपके साथ, और ये वादा है मेरा आपसे। दे दोगे जिंदगी? अरे वाह बेटा, टाइम आपसे पूछकर रखूंगी, टेंशन मत लो। और टाइम रखूंगी, सोच रही हूं सुबह के टाइम, सुबह 8 बजे से शुरू करके और 12-1 बजे तक आपको फ्री कर दूंगी, ताकि फिर आप बाकी दिन पूरे दिन अपनी जिंदगी मौज में काटो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जल्दी इससे हमारा कोर्स भी जल्दी हो जाएगा। और आपकी जो टेंशन है कि जून तक, मैं चाह रही हूं जून तक मैं आपको फ्री कर दूं, और फिर मैं वो ऐसे ही कर सकती हूं। चलो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अनुमति दे दी, बहुत धन्यवाद। मैम और कुछ भी मांग लीजिए, और तो बस इतना ही मांगना है कि सिलेक्शन दे दो। दिक्कत नहीं होगी नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा इस 5 घंटे की क्लास का, जिसमें आपका कुछ पीडीएफ में रहेगा और कुछ मैं हाथ से लिखकर आपको समझाऊंगी। इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि आप खुद कहोगे कि मैम आज दिल खुश हो गया। ठीक है, जो टाइम तुम कहोगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। 8 की जगह 9 कर लेंगे, ठीक है? अरे नींद तो मुझे भी आती है, भूख तो मुझे भी लगती है। ये बताओ, 6 घंटे दे दिए, कुछ बच्चे तो दिलदार हो रहे हैं, 12 भी दे देंगे अभी। ये एक ही दिन में खत्म करा दो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अब मैं आपको कब मिलूंगी पता है ना, मंडे को मिलूंगी, और संडे भी आपका इस बार मैं आपको दूंगी, ताकि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करवा सकूं। सुबह सोना है, हाँ मुझे भी नींद आती है सुबह। चलो कोई नहीं, 9 बजे 10 बजे जो कहोगे रख लेंगे, लेकिन क्लास जरूर रखेंगे बेटा, ठीक है? तो अब मैं आपको कब मिलूंगी आपको पता है ना, अब मैं आपको मंडे को मिलूंगी। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि 3 दिन से मैं लगातार आपको कह रही हूं, और रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूं कि मेरी छुट्टी का रीजन क्या है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, सच में जरूरी है बेटा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग तैयार हैं और आपका रिस्पॉन्स भी आपने मुझे दिया है। तो आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। मिस यू टू एवरीवन, मुझे भी बहुत याद आएगी, ठीक है, हमारी खट्टी मीठी यादों की। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। जल्दी आना मैम, बिल्कुल जल्दी आऊंगी।